मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो मानव लेंस में उत्तल लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है हमारी रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जस्ट नीचे क्वेश्चन आ ही गया है। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। तो यानी कि उल्टा और वास्तविक, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पे टिक लगा लीजिए, वास्तविक और उल्टा। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, ध्यान रखिए। तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, और अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, लेंस और परितारिका। तो आंख का जो रेटिना जो है वह दान, आंख का जो कॉर्निया है वह दान किया जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर, कॉर्निया। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, और इसी पे इमेज बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे कॉर्निया पे टिक लगा लीजिए, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अगला, तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन की परिघटना पर आधारित है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अलग अलग माध्यमों में जब तारों का जो प्रकाश है वो गुजरता है, तो इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर होता है निकटतम बिंदु स्वस्थ नेत्र का। ओके, जबकि अधिकतम जो बिंदु होता है, दूरस्थ बिंदु होता है अनंत। तो स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर, और दूरस्थ बिंदु अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी मजेदार है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर करते रहिए। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना पर आधारित है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण। तो ये प्रकीर्णन के कारण, डिस्पर्सन के, ये प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग होती है इसमें। और यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, इसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के कारण। और जो हवाई यात्रा करते हैं अंतरिक्ष में, उन्हें आसमान जो है काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए। अगला है, मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। तो ये फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है? समंजन क्षमता, एकोमोडेशन। लेंस द्वारा जो फोकस दूरी उसको एडजस्ट करने की एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं इसको, समंजन क्षमता। अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको सिलियरी मसल, यानी कि जो पक्षमाभी जो मसल्स होती है वो करती है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने 7 कर लिया, 7वां, 8वां और 9वां सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, ठीक है, 9वां भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में के किस भाग का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब का बनेगा कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो ये दृष्टिपटल पे बनता है, जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। तो रेटिना पर इमेज बनता है, यानी दृष्टिपटल। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो ये परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण और अपवर्तन। तो ये अपवर्तन की परिघटना के कारण जो पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा मापने वाला यंत्र है, तो मापा जा सकता है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लंब दिशा में, किसी भी धारा। तो देखिए, विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद्युत धारा के विपरीत गमन करते हैं। ओके, तो यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला, विद्युत धारा का मात्रक क्या है?
तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो I का जो मात्रक है वो है एम्पियर। ध्यान रखिए, एम्पियर यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो देखिए यहाँ पे ओम का नियम का जो दिया गया है, तो V बराबर IR होता है या RI होता है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो होता है ओम। ओके, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। वोल्ट विभवांतर का। वाट शक्ति का है। वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे R बराबर होता है V/I। तो यानी कि ये किसको बताता है? ओम को। किसको बताता है? ओम को। देखिए यहाँ पे V/I बराबर रेजिस्टेंस के बराबर है, तो वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करेगा किसको? ओम को। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? जूल आवेश का जो SI मात्रक जूल ऊर्जा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है और कूलाम आवेश का मात्रक है। तो यानी कि ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगले वाले में, ऊपर वाले में 3 था, नीचे वाले में ऑप्शन 4 है। यहाँ पे मैंने गोले भर दिए, इससे आप समझ सकते हैं। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हुआ? ओम। आवेश का SI मात्रक क्या हुआ? कूलाम। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और वोल्ट पर एम्पियर किसको बताता है? ओम को बताता है, यानी कि प्रतिरोध को बताता है। ओके, V/I, R बराबर V/I, V बराबर IR, ये ओम का ही नियम है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चालकता वाली धातु है लोहा, टंगस्टन, तांबा और चांदी। तो सबसे ज्यादा विद्युत की चालक कौन है? सिल्वर है, यानी कि चांदी है, यानी कि ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो देखिए विद्युत शक्ति, तो इसके लिए P बराबर होता है VI। P बराबर VI और V का मान हम IR रखेंगे तो आ जाएगा I²R, यानी कि जो पहला ही पद हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा? तो जो टोटल जो तुल्य प्रतिरोध है RS श्रेणी क्रम में, वो होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर। यानी यहाँ पे R1, R2 और R3 तीनों जुड़ जाएंगे। तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे, तो R1 का मान 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 और फिर 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। यानी कि, और अगर समांतर क्रम में आता तो 1/R आ गया। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन भी हो जाता है क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। विभव या विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो देखिए विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, पहले से आपको बताया जा चुका है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का जो कोई भी उपकरण है 220 वोल्ट के विभवांतर से जुड़ा हुआ विद्युत जो बल्ब है उसका तंतु का प्रतिरोध। तो साथ ही यहाँ पे P बराबर VI से हमें निकालना होगा इसके लिए। तो यहाँ आंसर आ जाता है 484 ओम। तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। इसको सोल्व कराया गया है, यहाँ पे देखिए सोल्व करके दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे सबसे पहले पावर दिया हुआ है 100 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, यानी कि विभवांतर भी दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए P बराबर VI होता है, ओम का नियम V बराबर IR होता है। I बराबर क्या होगा? V/R। I बराबर V/R होता है। तो देखिए P बराबर जब हम रखेंगे I का मान, तो I का मान V/R रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा V का स्क्वायर अपॉन R। और V का स्क्वायर जब हम रखेंगे, R बराबर हमें निकालना है, या P बराबर आया तो R बराबर क्या आ जाएगा? V का स्क्वायर अपॉन P। तो R बराबर क्या है? V का स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, V का स्क्वायर अपॉन P। और V का स्क्वायर जब हम रखेंगे 220 2 बार, और P यानी कि पावर हमारा 100 है जिसका भाग देंगे
तो यानी कि 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी और 22 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 484 ओम आ जाता है। तो इस तरह से इस सवाल को आसानी से हम समझ सकते हैं। 484 ओम कैसे आया, यानी कि जब 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा हुआ है तो उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 484 ओम आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सभी मजेदार हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। विद्युत बल्ब का जो तंतु यानी कि उसका जो फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा और सोना। तो ये टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका जो गलनांक है बहुत अत्यधिक होता है, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका हो ही गया, सवाल मैंने यहाँ पे करवा ही दिया। अगला क्वेश्चन में हमने दिए हैं, यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है भौतिक राशियाँ और इनके मात्रक। तो देखिए, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, बिल्कुल। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम। आवेश का मात्रक है कूलाम। कार्य का मात्रक है जूल। और समय का मात्रक है सेकंड। तो यहाँ पे इन सारे जो मात्रक है वो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पे आवेश का मात्रक आएगी आपका कूलाम है, कार्य का मात्रक जूल है, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी, इसका जो मात्रक है ओम इंटू मीटर है। शक्ति का मात्रक वाट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण और लेंस। तो देखिए, सीधा तो अवतल जो दर्पण है, इसमें जो आखिरी पोजीशन है, जो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल लेंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को रखेंगे तो सीधा इमेज बनेगा और बड़ा इमेज बनेगा। यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, इस पर टिक लगा लीजिए। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी पोजीशन आपके सामने क्लियर कर दी मैंने। दर्पण यानी गोली दर्पण के जो सूत्र है, तो गोली दर्पण का जो फॉर्मूला है देखिए क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे ये जो माइनस वाला है ये लेंस के लिए काम में आता है। अगर यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे तो ये बन जाएगा किसका? दर्पण का। तो यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगर आपको लेंस की पूछा जाए तो फर्स्ट आएगा सही। यहाँ पे एफ जो है फोकस दूरी है, वी जो है यहाँ पे ये इमेज की दूरी है, और यू जो है ऑब्जेक्ट की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से। और अगर दर्पण की पूछा जाए तो ध्रुव से, पोल से। अगला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ की यानी कि आर जो होती है 2f के बराबर होती है। तो यानी कि आर जो होती है वो 2f के बराबर, 2f के यानी फोकस दूरी की डबल कर दो तो वक्रता त्रिज्या आ जाती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी दे रखी है तो आर बराबर हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। फर्स्ट वाले का आंसर पहला आपको बता ही दिया, फर्स्ट है उसका। ओके, इसके बाद हमारे जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो ही गए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आई होप ये जो वीडियो है मज़ेदार लगा होगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया था। ऑल द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इसीलिए इन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ लाने का प्रयास किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, एनुअल एग्जाम की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, यानी कि सभी एग्जाम्स में आने लायक प्रश्न आज के इस वीडियो के माध्यम से हम और आप दोनों मिलकर इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और इसमें आप राइट नोट भी कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है?
पुनरुद्भवन द्वारा जनन किस में होता है? तो यानी कि पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। तो देखिए हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा और प्लाज्मोडियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेनेरिया जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन पाया जाता है, रीजनरेशन। जबकि प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें मल्टीपल फिजन होता है यानी बहुविखंडन, और अमीबा में द्विखंडन, और हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पे पुनरुद्भवन किस में है? प्लेनेरिया में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में होता है, और मुकुलन हाइड्रा में होता है, और कायिक प्रवर्धन यदि जड़, तना और पत्ती की सहायता से नया पौधा डेवलप होता है तो वो है कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ पे मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। कौन सी विधि? मुकुलन विधि, यानी कि जो बडिंग मेथड भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ऑप्शन जो 3 हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है? बहुविखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और बीजाणु समासन। तो जो प्लाज्मोडियम जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। ये जो है इसमें बहुविखंडन होता है यानी कि मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। तो यहाँ पे तीनों प्रश्न हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हम हमारे आगे के प्रश्न की ओर। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो जो परागकोश होते हैं यानी कि एंथर जो होते हैं उसमें पोलन ग्रेन होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। तो यानी कि ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला है, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए मादा जनन तंत्र में अंडाशय भी होती है और अंडवाहिनी भी होती है, गर्भाशय भी होता है, यानी शुक्रवाहिका नहीं होती है। शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला है, पादपों में फल का निर्माण होता है। तो देखिए जो फल जो है वो अंडाशय से बनता है, तो परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। पादपों में फल का निर्माण अंडाशय द्वारा होता है, यानी कि परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है, यानी कि जो ओवरी है वही फल में परिवर्तित हो जाती है। अगले क्वेश्चन है हमारा, राइजोपस में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो राइजोपस क्या है? एक प्रकार का फंगस है। तो देखिए मुकुलन, पुनरुद्भवन, विखंडन और बीजाणु समासंग, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा, यानी कि बीजाणु समासंग द्वारा। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हुआ। पत्तियों द्वारा जनन होता है, आलू, ब्रायोफिलम, गुलाब, केला। तो देखिए जो ब्रायोफिलम यानी कि जो पत्थर चट्टा जो होता है, यानी कि ऑप्शन 2, इसमें जो पत्तियां होती हैं उसी से पूरा का पूरा जो पौधा है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि पत्तियों द्वारा, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन की विधि है। जड़, तना और पत्ती द्वारा होता है, तो वो कायिक जनन की विधि है। जैसे आलू के अंदर भी आपने देखा होगा आँख, तो वो तने के द्वारा हो रहा है। बहुत सारे में जड़ द्वारा भी होता है, जड़, तना और पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा ब्रायोफिलम में हो ही रहा है, यहाँ पे बता दिया। तना में जैसे शुगर केन यानी कि गन्ना है, मेहंदी है, गुलाब है, इनमें तने द्वारा। और अगला है, स्पाइरोगैरा शैवाल में जनन किस विधि द्वारा? तो इसमें स्पाइरोगैरा एक एल्गी है, इसमें मुकुलन, पुनरुद्भवन, लैंगिक जनन और विखंडन। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन विधि द्वारा। तो विखंडन विधि, फ्रेगमेंट जो होता है स्पाइरोगैरा एल्गी का एक जो टुकड़ा होता है उसको फ्रेगमेंट कहते हैं, और वह जो टूट जाता है वो नए स्पाइरोगैरा यानी नए शैवाल का निर्माण कर लेता है। ये जो स्पाइरोगैरा हैं जली पादप हैं, यानी जली एल्गी हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आते हैं जितने भी एल्गीज होते हैं वो। अगला क्वेश्चन, मानव में निषेचन स्थल अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स और शुक्राशय। तो फैलोपियन नलिका जो होती है इसमें क्या होता है? मानव में निषेचन, यानी कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो मानव में फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट भी कहते हैं, यानी कि ओविडक्ट के दो, अंडवाहिनी के दो, इनमें होता है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, केवल अवतल के लिए? तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी परावर्तन के नियम सभी के लिए लागू होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण होता है I,
परावर्तन कोण होता है आर। इसमें क्या संबंध है, हमेशा एंगल आई जो होता है वो होता है एंगल आर के बराबर, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन है, उत्तर लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण यानी कि आई बिना मुड़े सीधी निकल जाती है तो वह बिंदु है। देखिए फोकस बिंदु, द्वारक, प्रकाश केंद्र, वक्रता केंद्र। तो लेंस में प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से कोई भी प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के एमसीक्यूज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं या कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों यहाँ पे सोडियम, जिंक, पारा और कॉपर। तो साथियों जो पारा जो धातु है यानी कि मरकरी जो है इसका प्रतीक है Hg। क्या है, Hg। ये जो है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों यहाँ पे अधातु पूछा गया है, तो पारा धातु है, सल्फर अधातु है, कार्बन अधातु। तो सल्फर और कार्बन दोनों ठोस अवस्था में होती है, जबकि ब्रोमीन जो है, तो साथियों ब्रोमीन जो है इसको ब्रोमीन जल भी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। तो यहाँ पे ब्रोमीन टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए लिथियम, हीरा, ग्रेफाइट, पोटेशियम। तो यहाँ पे जो हीरा जो है यानी कि ऑप्शन जो 2 है हमारा करेक्ट आंसर, सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरे की सहायता से हम कांच को काटते हैं, यानी कांच को तक काटा जा सकता है इससे। अगला है चौथा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए टंगस्टन, कैल्शियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो जो सोडियम जो ऐसी धातु है जिसका प्रतीक है Na, इसको चाकू से तक काटा जा सकता है, यानी कि Na इसका सिंबल है। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। देखिए हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। पहले में है पारा जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु ब्रोमीन जो है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा धातु है, और जबकि ब्रोमीन अधातु है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो गया, और जिसको चाकू से काटा जा सकता है उस धातु का नाम है सोडियम। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे, धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कैल्शियम के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्षार बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी क्षार बनाता है। जबकि छठवां क्वेश्चन है हमारा, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में डिजोल्व होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। नाइट्रस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेंगे। अगला है 7वां क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो देखिए सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, पानी के साथ, अम्ल के साथ तेजी से क्रिया कर लेती है, पेट्रोल में भी क्रिया कर लेती है। तो इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन से डुबोकर रखा जाता है, या फिर मोम से ढककर रखा जाता है। वायु में भी इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वायु के साथ भी तुरंत क्रिया कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, तो कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक। धातुएं तो अधिकांश चालक होती है, सुचालक होती है, लेकिन यहाँ पे अधातु पूछा गया है। तो हीरा, नाइट्रोजन, सल्फर, ग्रेफाइट। तो देखिए जो ग्रेफाइट जो है ये अधातु है, यानी कार्बन होता है इसमें, कार्बन का ही एलोट्रोप है, यानी कार्बन का ही अपर रूप है। ये विद्युत की क्या है, सुचालक है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। कांसा, पीतल, अमलगम, सोल्डर। तो यहाँ पे सोल्डर पे टिक लगा लीजिए, यानी कि ऑप्शन जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर। इसका उपयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग करने में हम काम में लेते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है। तो साथियों शुद्ध जो सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। ध्यान रखिए
शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगर 18 कैरेट है तो उसमें 75% ही शुद्ध है वो। अगर 12 कैरेट यानी 50% ही शुद्ध है। तो शुद्ध जो सोना है 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखिए। और साथियों, जो 24 कैरेट का जो सोना है उसको आभूषण बनाने में काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लचीला बहुत ज़्यादा होता है, सोने की तन्यता भी बहुत ज़्यादा होती है और प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो साथियों यहाँ पे सिनेबार जो है ये कापर, मरकरी, लोहा, तांबा, तो ये पारा यानी कि मरकरी का अयस्क है। यहाँ टिक लगा लीजिए मरकरी पर, यानी कि ये पारे का अयस्क है। जैसे अगर मरकरी है अगर किसी भी मिश्र धातु के साथ एक, तो वो है सिनेबार, जैसे HgS है। और अमलगम की बात करें तो अमलगम क्या है, एक तो उसमें पारा होगा और दूसरी धातु तो अमलगम है। सिनेबार है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये सिनेबार है। और निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सब अक्रिय गैस है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ऊपर वाले में दूसरा आंसर था। अगला है, सल्फाइड अयस्कों से धातु प्राप्त करने की कौन सी विधि? तो देखिए दो तरह के अयस्क होंगे, एक तो सल्फाइड और एक कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क को जो है इसमें निस्तापन विधि काम में लेते हैं, जबकि सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन विधि, यानी कि वायु की उपस्थिति में इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें आएगा भर्जन, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, पीतल एक मिश्र धातु है, बिल्कुल पीतल मिश्र धातु है। इसमें होता है कापर प्लस जिंक, तो यहाँ पे कापर यानी कि तांबा प्लस जिंक, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर। तो यानी कि इसमें ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर। इसमें तांबा होता है 70%, जबकि जस्ता जो होता है वो होता है 30%। तो दोनों का जो कंपोजिशन बन जाता है 100%। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सारे मज़ेदार हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, सभी। तो जिंक की परत चढ़ाते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है वो होता है हाईली रिएक्टिव, किससे, आयरन से। इसलिए लोहे को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं उस पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी कि वृक्क कौन से सिस्टम में शामिल है? पोषण में नहीं आएगा। पोषण में आहार नाल और एसोसिएट ग्लैंड्स होती है, जैसे पाचक ग्रंथियां। श्वसन में हमारे फेफड़े होते हैं। और उत्सर्जन, बिल्कुल जो हमारी किडनी है उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। परिवहन में हमारी धमनी और शिराएं आती है और हृदय आता है, तो यानी कि उत्सर्जन हमारा करेक्ट आंसर। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके पास क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए। मतलब ये तीनों चीज़ें की ज़रूरत होती है स्वपोषी पोषण के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब चारों मिल जाते हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी स्वपोषी पोषण, यानी कि एटोट्रॉप्स होते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। अगला है, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का जो द्रव भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ध्यान रखिए, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है हमारे रुधिर में? 55%। ध्यान रखिए, प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। जबकि 45% में क्या क्या आ गई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब आ गए। तो यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट हो गया। और स्वपोषी पोषण के लिए सभी चाहिए। और किडनी हमारे यानी कि वृक्क हमारे, या गुर्दे भी कह सकते हैं इनको, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो यानी कि आग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। जो डाइजेशन की जो संपूर्ण जो प्रोसेस है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में संपन्न हो जाती है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन 3। ओके, अगला है, निम्न में से जैव उत्प्रेरक। तो देखिए जैव उत्प्रेरक जो एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, हमारी जैव रासायनिक प्रक्रिया में भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर।
अगला है आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो जो छोटी आंत होती है क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे लंबा भाग होती है आहार नाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मछली का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मछलियां किससे श्वास लेती है? त्वचा, फेफड़ा, क्लोम, नाक। तो मछलियां क्लोम यानी कि गिल्स की सहायता से श्वास लेती है। ऑप्शन 3 पे टिक लगा दीजिए। मछली के हृदय में कोष्ठक होते हैं, तो देखिए मछली का हृदय इस तरह का होता है, ये इस तरह का, तो एक आलिंद और एक नीले होता है, यानी कि 2 कोष्ठी होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक आलिंद, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स होता है। किस वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व कैसे होते हैं? इस तरह के वाल्व होते हैं, यानी कि ब्लड जो है वो एक ही दिशा में बहता है, ये शिराओं में पाए जाते हैं। धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन 2 पे टिक लगा दीजिए। धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते, यानी कि कपाट नहीं पाए जाते धमनियों में, जबकि शिराओं में पाए जाते हैं। और वाल्व का काम क्या है? ब्लड को एक ही दिशा में बहने के लिए प्रेरित करता है। ओके, अगला देखिए पादपों में भोजन का परिवहन। तो साथियों यहाँ पे भोजन का परिवहन की बात की गई है। तो जाइलम जल का परिवहन करता है, रेशे भोजन पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का अवशोषण करता है। और फ्लोएम जो है ये भोजन यानी कि जो पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधे के विभिन्न बॉडी पार्ट तक यानी कि विभिन्न जगह तक ले जाता है, अलग अलग पार्ट तक ले जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है वो जल से प्राप्त होती है। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? जल का। जल टूटता है किसमें? हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। तो जब जल टूटेगा तो क्या होगा? इससे ही ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के क्या बना लेगी? कार्बोहाइड्रेट। और बचा जो जल है वो जल में से जो ऑक्सीजन बची है वो हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, जो कि किससे प्राप्त हो रही है? जल से। अगला है रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक कौन ले जाते हैं? तो देखिए धमनियाँ क्या करती है, यानी कि आर्टरी जो होती है इनका काम है क्या? हृदय से जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। और इसमें शुद्ध रक्त बहता है इनमें धमनियों में, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराएं क्या करती है? रुधिर को लाती है, इम्प्योर ब्लड को। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने पहले वाले में 3 फ्लोएम बता दिया, दूसरे वाले में जल फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनाने का कार्य यानी कि ब्लड की क्लोटिंग, तो ये प्लेटलेट का काम है। प्लेटलेट क्या कार्य करती है? ब्लड का क्लोटिंग कर देती है। जब भी चोट लग जाती है तो ये जो थक्का बना देती है, यानी कि जो चोट लगे स्थान से ब्लड को रोक देती है। प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु, बिंबाणु भी कहते हैं इनको। लसिका आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसी कारण ब्लड का रंग लाल होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे जो शरीर के लिए एक सैनिक की तरह कार्य करती है, बाह्य रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। यानी कि पहले का जो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। अगला है पादप में जल परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पहले ही बता दिया आपको, जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का, भोजन का। अगला है पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण, यानी कि वायवीय भाग कौन है? पत्तियां, उनसे जल का त्यागना क्या कहलाता है? परागण, निषेचन, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। तो इसको वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन में जल की हानि होती है और इसी के कारण जो है पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। और ट्रांसपायरेशन एक प्रकार की अनिवार्य बुराई है। क्यों है? क्योंकि ये बुराई भी है क्योंकि पानी की कमी होती है और होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह नहीं होगा तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। अगला अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से क्या करेगा? लेता है, यानी कि अमीबा किस अंग की सहायता से जो भोजन, अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? तो इसमें कूटपाद यानी कि सूडोपोडिया, कूटपाद, इसमें सूडोपोडिया यानी कि ऑप्शन जो 1 है हमारा करेक्ट आंसर। ऊपर वाले में 4 था। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में, तो लार में एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो लार के अंदर एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पे हमने 17 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ हमारे आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियाँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण करती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो श्वसन प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? रेस्पिरेशन। अगला है एथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कर ही दिया, यहाँ पे तीसरा आ जाएगा अवायवीय श्वसन, और ऊपर आमाशय में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट बनता है, यानी ग्लूकोज से पायरुवेट। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, रिक्तिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये साइटोप्लाज्म में होती है, ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। अगला पायरुवेट के विखंडन से CO2 तथा जल और ऊर्जा देता है, ये क्रिया कहाँ होती है? तो ये हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि हमारे जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है उसमें, क्योंकि एनर्जी बनती है यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद, तो देखिए अवायवीय श्वसन में एथेनॉल बनता है मेन प्रोडक्ट के रूप में, ओके, और वायु की आवश्यकता नहीं होती इसमें। अगला क्वेश्चन है और आखिरी, स्वस्थ शरीर का सामान्य जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूछा गया यहाँ पे। तो ये 120 mmHg से 80x। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 120/80 mmHg होता है। और मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव जो हृदय है वो 4 कोष्ठी होता है, 2 आलिंद ऊपर के और 2 नीले नीचे के, 4 कोष्ठी। और फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिकाएं जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी रचना बनाती है, तो उन्हें बोलते हैं एल्विलो, यानी कि कुपिकाएं। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। तो साथियों सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वीडियो को लाइक करते रहिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और ऑल द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इनको रिपीट कर लीजिए फास्ट। तो क्वेश्चन अगर मज़ेदार लगे तो अन्य दोस्तों तक शेयर करते रहिए। और जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के क्वेश्चन में अन्य उसमें लाने का प्रयास करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज के लिए बस इतने ही। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे NMMS का जो हमारा 5 नवंबर को जो पेपर हुआ है, उस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर आप सभी के साथ आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चन का आनंद लीजिए ताकि आने वाली एग्जाम में आप ये गलती दोबारा न करें। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस 5 नवंबर के यूपी के अंदर जो NMS की एग्ज़ाम हुई थी कल 5 नवंबर को, उसके जो प्रश्न पत्र का हल यहाँ पे कराया जा रहा है। तो देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को। तो देखिए 14 नवंबर आप सब जानते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 दिसंबर को प्रति वर्ष हम क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं? तो वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। जैसे घटपर्णी पादप इसका उदाहरण है, यानी घटपर्णी पादप को फीचर प्लांट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? मृत और सड़े गले जीवों को, सूक्ष्म जीवों को, यानी कि कीटों को खा जाते हैं, पचा जाते हैं, इसलिए इनको घटपर्णी पादप। अगला रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्यों है तरल संयोजी उत्तक? क्योंकि रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा होती है, RBC होती है, WBC होती है, इसलिए रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो स्टूडेंट्स ऐसा निषेचन जिसमें जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, मादा के शरीर की बाहर मिलते हैं, तो इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये होता है मेंढक में, मेंढक, मछली, तारा मछली इत्यादि में। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पौधा है, क्योंकि अन्य जीव की या अन्य पौधे के ऊपर चढ़ जाता है, तो ये क्या है? एक प्रकार का परजीवी पादप का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव की मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब वर्टिब्रेट्स, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है,
उसमें टोटल जो हड्डियां कितनी होती है, तो उसमें 33 वर्टिब्रेट्स होती है। 33 वर्टिब्रेट्स कशेरुकाएं यानी कि वर्टिब्रेट्स हमारी बॉडी में होती है, हमारी पृष्ठीय रज्जु यानी कि मेरुदंड में होती है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड जो बीमारी है वो कौन सी सूक्ष्मजीवी के कारण? तो देखिए जो टाइफाइड जो है ये होती है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण, यानी कि साल्मोनेला टाइफी। तो यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस भी क्वेश्चन आ जाता कई बार, बिजली घर भी आ जाता। तो कोशिका का बिजली घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला देखिए, पादपों में जल का परिवहन। तो देखिए जल का परिवहन करता है जाइलम और फूड का परिवहन करता है फ्लोएम। तो जल का परिवहन जाइलम द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो जो अंडे देने वाले अंडज कहलाते हैं। तो देखिए इसमें जो प्लेटिपस जो होता है ये एक ऐसा जीव है जो कि अंडे देता है, बाकी जो जितने भी हैं सब क्या देते हैं? बच्चे को देते हैं, परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। किसी जड़ में भोजन के संग्रह के लिए रूपांतरण होता है। तो देखिए जो गाजर जो है यानी कि कैरोट, उसमें जो भोजन संग्रह जो जड़ के द्वारा होता है, विभिन्न इसमें पत्तियों के द्वारा, जैसे पालक के अंदर पत्तियों द्वारा होता है, किसी में जैसे कि आपको पूछा जाए गन्ना जो है, गन्ने में किसके द्वारा होता है? तने द्वारा होता है। फूल गोभी होती है, उसमें फूल द्वारा भोजन का संग्रह हो रहा है। नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो नर और मादा युग्मक का संलयन कहलाता है निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्रोतों में कौन सा ऊर्जा स्रोत का नवीनीकरण है? तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगी, मिस प्रिंटिंग होगी, इसको आप देख लीजिए। यदि आपतन कोण कोण आई तथा परावर्तन कोण कोण आर हो तो प्रकाश के परावर्तन नियमानुसार होंगे। तो देखिए एंगल आई बराबर एंगल आर होता है हमेशा, यानी कि परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान सदैव बराबर होता है। देखिए समतल दर्पण है और ये नॉर्मल लाइन है, ये जो है आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण, यानी कि ये जो एंगल है ये हमेशा इसके बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा, ये 90 है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 पर तो फिर परावर्तन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेश होता है, और इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अगला क्वेश्चन है श्रव्यता परास। तो हमारी जो ऑडिबल रेंज है, हमारी जो श्रव्यता परास है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टे इमेज बनाता है, लेकिन अवतल हमेशा सीधा और काल्पनिक और वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। तो सीधा और काल्पनिक या और आभासी बनाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। जल का घनत्व कितना होता है? तो जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये जल का घनत्व है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। और निर्वात में जो ध्वनि है वो चल नहीं सकती, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ठोस हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अचुंबकीय क्षण, तो चुंबकीय क्षण अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षित जो बल है वो है, तो दोनों क्षण में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। 40 डिग्री तापमान के आधा लीटर पानी को, जल को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में जब मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसका तापमान कितना होगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, जो 2 लीटर जल है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, तो जब आधा लीटर पानी जो 40 डिग्री वाला है उसको हम मिलाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर इसका कम है, तो टेम्परेचर जो हाई है उसका क्या हो जाएगा? कम, और कम वाले क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 64 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 75 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम पानी मिला रहे कम ठंडा पानी मिला रहे अपन, तो इसलिए यहाँ पे 80 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 64 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण, तो ये अभी मैंने जस्ट बता दिया नॉर्मल लाइन, ये 60 डिग्री कोण है, तो ये भी कितना होगा? 60। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के वर्णमाला का क्रम है। तो देखिए प्रकाश की वर्णमाला का क्रम है VIBGYOR, ये वेबग्योर का क्रम याद रखिए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो बीच में कौन सा कलर है? ग्रीन। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा हरा कलर, यानी कि ग्रीन कलर।
अगला ये चिन्ह किसका है, तो ये चिन्ह है बैटरी का, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 तीन सेल जुड़े हुए हैं। सेल का संयोजन क्या कहलाती है, बैटरी कहलाती है। क्या कहलाती है, बैटरी। और प्रतिरोध की बात की जाए तो प्रतिरोध का चिन्ह ये है, कुंजी का चिन्ह ये है, इसके अलावा ये बंद कुंजी, एमीटर का जो चिन्ह है ये है। अगर इस तरह से आए तो आप इनको कर सकते हैं। विभवांतर को मापते हैं, इसकी यूनिट है वोल्ट, तो प्रतिरोध की यूनिट क्या है, ओम है, ध्यान रखना। जूल किसकी यूनिट है, ऊर्जा की। और एम्पियर किसकी यूनिट है, विद्युत धारा की। और कूलाम किसकी यूनिट है, आवेश की। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जब ध्वनि का वेग, तो यहाँ पे आपको 2d बराबर v इंटू टी यह दिया हुआ है, तो यहाँ पे d बराबर v इंटू टी अपॉन 2 और v का मान जो है यहाँ पे 330 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है 0.1 सेकंड होता है। सेकंड से सेकंड काटेंगे और यहाँ पे 2 का जब हम भाग देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे है, तो अपना आंसर आ जाएगा 16.6 मीटर। यानी कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे और जो परावर्तक पृष्ठ है उसके बीच में 16.6 यानी कि लगभग 17 मीटर की दूरी आवश्यक है, तभी आप अपनी प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है, तो देखिए पवन ऊर्जा ये भी नवीनीकृत है, सौर ऊर्जा भी नवीनीकृत है, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि ये सभी क्या है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत। तो नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं, ऐसे सोर्सेस जिनसे एनर्जी को रिन्यूएबल किया जा सकता, बार बार यूज किया जा सकता, तो वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो देखिए कोयले का जलना, जब भी जलना आ जाए तो समझ लो रासायनिक परिवर्तन है। देखिए दूध से दही का जमना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ का जमना, देखिए बर्फ से वापस पानी प्राप्त किया जा सकता, तो ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लोहे से जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु, तो चूने पत्थर से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, कैल्शियम धातु प्राप्त की जा सकती है चूना पत्थर से। अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु का संकेत है, तो सोडियम का संकेत क्या है, Na, और सिलिकॉन का संकेत Si, नाइट्रोजन का संकेत है N। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का Sk, तो देखिए बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का Sk यानी कि Al2O3.2H2O अप्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गुब्बारे का फूलना अप्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है, तो वायु में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। ओजोन परत में छिद्र का कारण है क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण उपयुक्त। तो वायु प्रदूषण यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्सर्जन से जल प्रदूषण हो रहा है। और भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था, तो भारत में पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगाली सबसे आखिरी में गए, सबसे पहले आए थे और सबसे अंतिम में गए। तो ये एनएमएस का पेपर था जो कि 5 नवंबर को आया था यूपी के एग्जाम में, जो कि मैंने यहाँ पे करवाने का आपको प्रयास किया। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का हमारा जो चैप्टर 15 है यानी कि चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। तो देखिए हमारा जो पर्यावरण है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम हमारे इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। यानी कि हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य भी सही होगा। देखिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चैप्टर 15 यानी कि चैप्टर 15 है हमारा पर्यावरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ये जो क्लास है आज की। तो देखिए आगे बढ़ते हम हमारे पर्यावरण की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण, यानी कि परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा, यानी कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही हमारा क्या है, पर्यावरण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, हमारे चारों ओर का आवरण हमारा पर्यावरण है, या हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा क्या है, पर्यावरण। अब आता है इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र क्या है। तो एक कोई भी क्षेत्र है उसमें जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, और अजैविक घटक कौन है, तापमान है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, जल है, आर्द्रता है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं, यानी परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या हुआ, कोई विशेष क्षेत्र के जो लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित होकर एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि परितंत्र का निर्माण करते हैं। अब परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं,
तो देखिए इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। तो नेचुरल कौन से होते हैं? ऐसे इकोसिस्टम जो प्रकृति में यानी कि नेचर में है, यानी कि ऐसे इकोसिस्टम जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे जंगल है, सागर है, झील है, ये सब क्या है? ऐसे इकोसिस्टम है जिनको मानव ने नहीं बनाया। अब मानव निर्मित ऐसे परितंत्र जिनको मानव ने बनाया मानव निर्मित परितंत्र कहलाते हैं। जैसे खेत है, जलाशय है और बगीचा है, ये सब क्या है? मानव द्वारा तैयार किए गए इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, परितंत्र के घटक, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अजैविक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक जिनमें जीव नहीं होता है, जैसे हवा है, जल है, मृदा है, भूमि है, वायु है, ये सब। और जैविक घटक में कौन आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु। जैविक घटकों को आपस से बांटा गया उत्पादक, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ये सब क्या उपभोक्ता है। उत्पादक कौन होते हैं? जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अपघटक कौन होते हैं? जो सड़े गले जीवों, उनको सड़ा देते हैं, सूक्ष्म जीवों को, जैसे फंगीज है, कवक है, ये क्या करते हैं? मृत और सड़े गले उनको सड़ा गला देते हैं, मृत जीवों को। परितंत्र के दो घटक हैं, एक तो अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। तो अजैविक घटक में कौन आते हैं? ताप, वायु, मिट्टी, जल। जैविक घटक में कौन आते हैं? उत्पादक, पेड़ पौधे, उपभोक्ता, जीव जंतु, और अपघटक में भी सूक्ष्म जीवी होते हैं। अब देखिए आगे, परितंत्र को मुख्य रूप से दो घटक में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जैविक और अजैविक। तो सबसे पहले अजैविक घटक की बात करें तो ये घटक क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जो है जीवन का आधार होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे हवा है, पानी है, भूमि है, प्रकाश है, तापमान है, ये सब अजैविक घटक है। लेकिन आप सब देख सकते हैं इन अजैविक घटकों के बिना जो जीवित जीव है वो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे मनुष्य की बात करें, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वायु हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्रकाश जरूरी है। तो ये सब अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं हम जैविक घटक की। तो जैविक घटक कौन है? जिनमें जीवन है, जिनमें लाइफ है, जैसे पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, ये सभी क्या है? जैविक घटक है। जैसे जंतु यानी कि जानवर हैं, सूक्ष्म जीव, फफूंदी, ये सब क्या है? हमारे पर्यावरण के जैविक घटक के अंदर आते हैं, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अब देखिए आगे क्या है यहाँ पे, आहार के आधार पर जैविक घटक को तीन भाग में बांट दिया। उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे और कुछ नीलहरित शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं इनको। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कौन होते हैं? तो जो उत्पादक यानी कि हर पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो या परजीवी हो। तो हम चाहे कोई भी जीव हो, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी किस पर निर्भर हैं? उत्पादकों पर। तो ऐसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया है। शाकाहारी में कौन आते हैं? जो पेड़ पौधे और पत्तियां खाते हैं, जैसे बकरी है, हिरण है, ये सब शाकाहारी के एग्जाम्पल है। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, जैसे शेर है, मगरमच्छ है। सर्वाहारी जो दोनों ही खाते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे के उत्पाद भी खाते हैं, जैसे कौवा है, मनुष्य है, कुत्ता है ना। ये कुत्ता जैसे रोटी भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है। परजीवी जो दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं और वहाँ से भोजन लेते हैं, जैसे जूं है, खटमल है, अमरबेल हैं, ये सब क्या है? परजीवी के उदाहरण है। तो यानी कि उपभोक्ता को कितने भागों में बांट दिया? चार में। जो शाकाहारी जो केवल पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, मगरमच्छ है, ये। सर्वाहारी में कौन आते हैं? जो पादप उत्पाद भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो उन्हें क्या क्या कह दिया? सर्वाहारी। परजीवी जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं, जैसे जू मनुष्य के बालों में होती है तो वहाँ से भोजन लेती है, खून चूसती है। खटमल वगैरह, मच्छर वगैरह, ये भी किसी न किसी प्रकार से वहाँ से लेते हैं भोजन को
देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए अपघटक किसे कहते हैं। तो अपघटक कौन होते हैं? फफूंदी जीवाणु जो कि तो अपघटक कौन होते हैं? जैसे फफूंद यानी कवक है, जीवाणु जो कि मरे हुए जीव और पौधे को, जब पौधा सड़ जाता है, जब पौधा नष्ट हो जाता है यानी सूख जाता है और कोई जीव जंतु मर जाता है, तो उनके ऊपर जो मरे जीवों पे, मृत जीवों पर जो फफूंदी और जीवाणु क्या करते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं, उनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये अपघटक कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब क्या है? अपघटक के एग्जाम्पल है। अब देखिए आहार श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, यानी कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं। वन में खाद्य श्रृंखला जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? हिरण। हिरण कौन खाएगा? शेर। ऐसे घास के मैदान की बात करें तो घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को कौन खा गया? बाज। इसी तरह से तालाब की बात करें तो प्लवक है, उनको छोटी मछलियाँ खा गई, उसको बड़ी और उसको मानव खा गया। तो एक इसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है अपने भोजन की प्राप्ति के लिए और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं, या इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक के ऊपर कौन निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता किस पर निर्भर है? प्राथमिक पे। और तृतीय किस पे? द्वितीयक पे। सबसे पहले उत्पादक हरे पेड़ पौधे, यहाँ पे फिर आएगा दूसरा नंबर पर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर और मांसाहारी। तो ये एक ऊर्जा के स्तर बन जाते हैं। तो देखिए ऊर्जा का बहाव यह दिया हुआ है कि सबसे नीचे उत्पादक है, इनके पास 1000 किलो जूल ऊर्जा है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है, इसके पास 100 किलो जूल, यानी कि 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगले के पास फिर 10%, अगले के पास फिर 10%, यानी कि ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर जा रही है, एक दिशी प्रवाह हो रहा है। और ये जो ऊर्जा का 10% नियम भी है, यानी कि ऊर्जा का 10% नियम क्या बताता है? एनर्जी जो होती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में प्रवाह होती है, तो केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है। और ये दिया था लिंडामैन नामक साइंटिस्ट ने। तो एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा एक ही दिशा में होता है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक हमारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं 1% भाग को पत्तियों पे पड़ता है और उसको अवशोषित करते हैं। देखिए ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम क्या होता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही। देखिए यहाँ पे कितनी हो रही? केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा उसी पोषी स्तर द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, उसकी जैविक क्रियाओं में काम में आती है। आहार श्रृंखला के क्या चरण है? उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण हो सकते हैं। और आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में वृद्धि होती है, इसको जैव आवर्धनता कहते हैं। यानी कि सबसे निचले पोषी स्तर के पास जो हानिकारक पदार्थ है वो कम होंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई पानी के अंदर विषैला पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए लेड पाया जाता है, तो जो शैवाल होते हैं उन्होंने उस लेड को ग्रहण किया, उस शैवाल को छोटी छोटी मछली खा गई, तो सारा लेड कहाँ चला गया? छोटी मछली को। छोटी को बड़ी खा गए और बड़ी को और बड़ी मछली खा गई, तो सारा जो लेड है या विषैला तत्व है बड़ी मछली के पास। अब बड़ी मछली को कौन खा जाता है? इंसान खा गया, मनुष्य खा गया, तो सारा जो विषैला तत्व किसके पास पहुंच जाता है? मनुष्य के पास। तो इस प्रकार जो मनुष्य है ऐसे रसायनों की अधिक मात्रा किसके पास है? मनुष्य के पास होती है। इसको जैव आवर्धनता कहते हैं। निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैव आवर्धनता में सबसे जो टॉप पे कौन है? मनुष्य है, और उसके पास हानिकारक जो पदार्थ है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ ऊर्जा के पिरामिड दिए हुए हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड सबसे पहले सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। तो इस प्रकार जो एनर्जी है नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब खाद्य श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के बाद खाद्य जाल क्या है? इसको हम फूड वेब भी कहते हैं। तो फूड वेब क्या है? देखिए फूड वेब, इसको फूड वेब कहते हैं।
नोट कर लीजिए फूड वेब। तो परिभाषा अगर इसकी बात करें तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के समूह खाद्य जाल बना लेते हैं और खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण बहुदिशीय होता है, यानी कि एक दूसरे को खा रहा है, दूसरे तो एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखला जब एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है, काट देती है, तो एक खाद्य जाल बन जाता है। परितंत्र में खाद्य जाल होना जरूरी है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। देखिए यहाँ पे बकरी जैसे पौधा है तो पौधे को कौन खा गया, मनुष्य खा सकता है, पौधे को बकरी खा गई, बकरी को मनुष्य खा गया, पौधे को खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, पौधे को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, फिर बाज, यहाँ सांप को मोर खा जाता है, यहाँ पे खरगोश को सांप खा गया। तो ये एक प्रकार की क्या बन गई, एक जाल बन जाती है। तो यही हमारी क्या है, खाद्य जाल है, यही हमारी क्या है, खाद्य जाल है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है, दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। तो खाद्य श्रृंखला यह एक सरल प्रकार की रचना है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जीव दूसरे जीव से होता है, और खाद्य जाल जटिल रचना है और इसमें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। और खाद्य श्रृंखला का दूसरा पॉइंट है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ऊर्जा का प्रवाह इसमें भी एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। और खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है और खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है, और इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता के बीच संबंध सीधी कड़ी के रूप में होता है, और इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के बीच में जाल के रूप में होता है। जैसे खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे, टिड्डा हरे पौधे को खा गया, फिर मेंढक, फिर मेंढक को सांप और सांप को बाज, तो ये एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला बन जाती है। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में क्या है, जैसे हरे पौधे को टिड्डा खा जाए, टिड्डे को मेंढक, और हरे पौधे को चूहा भी खा सकता है, चूहे को सांप खा जाता है। तो ये हरे पौधे को खरगोश खा गया, फिर बिल्ली खा गया चूहे को, तो ये एक प्रकार की नेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरह से कोई किसको खा रहा है, कोई किसको खा रहा है, तो ये इस तरह से एक जाल बन जाती है। इसको खाद्य जाल कहते हैं, यानी फूड वेब कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ये है टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है पर्यावरण की जो क्या समस्या है। तो देखिए पर्यावरण की विभिन्न समस्या है। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, हमारी गतिविधियों में भी पर्यावरण को प्रभावित करता है, और हम पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। हमारी पर्यावरणीय समस्या जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। देखिए ओजोन परत, तो ओजोन परत भी क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है हानिकारक पराबैंगनी तरंगों से। कैसे करती है, देखिए ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर इस प्रकार की जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर है, मोतियाबिंद है, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र है, पौधों का नाश है, इनसे हमें सुरक्षा करती है। अगर ये हानिकारक पराबैंगनी तरंगें अगर पृथ्वी पर आएगी तो क्या होगा, हमारा जो जीव है जनजीवन प्रभावित होगा और त्वचा कैंसर ये वगैरह हो जाएगा। तो देखिए ओजोन परत जो है, ओजोन हमारा सुरक्षा का काम करती है, इन सभी से हमें बचाने का काम करती है। ओजोन जो है समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। तो शुक्र है कि ओजोन जो है नीचे जमीन पे नहीं है, ये ऊपर है, वरना क्या होता, सारे जो जीव हैं वो नष्ट हो जाते। देखिए ओजोन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हम सभी के लिए। कैसे, देखिए ओजोन का जो निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो O2 जो है यूवी के संपर्क में आएगा, अल्ट्रावायलेट तरंगों के संपर्क में, तो O+O में टूट जाता है। यानी कि ओजोन के निर्माण की जो प्रक्रिया है, देखिए ये जो O है, जैसे ऑक्सीजन अणु के संपर्क में O आता है तो ओजोन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन परत का ह्रास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन की जो मोटाई उसमें क्या आई, कमी आई, जिसे ओजोन होल या ओजोन छिद्र नाम दिया गया। ओजोन की मात्रा में एक तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण क्या है, मानव द्वारा जो संश्लेषित रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको माना गया है, जिसका उपयोग हम शीतलक में यानी कि रेफ्रिजरेटर में अग्निशमन में करते हैं। और 1987 में UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सर्वानुमति से बनी एक CFC के उत्पादन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर
सीमित रखा गया है, जिससे क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? CFC के यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंट्रोल से है। और 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन की जो मोटाई है उसकी परत में क्या पाई गई? कमी पाई गई। और ये कमी जो है ये किसको बता रही है? ओजोन छिद्र को। तो ओजोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कचरा प्रबंधन क्या है, अगला टॉपिक है। आज के समय में अपशिष्ट का निपटान बहुत बड़ी समस्या है, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कचरे क्या है? निम्न पदार्थ, जैव निम्नीकृत पदार्थ और अजैव निम्नीकृत पदार्थ। तो ऐसे कचरा जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में टूट जाता है, जैसे फल, सब्जियां, छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, ये क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म सरल जीवों में नहीं टूटते हैं सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव पदार्थ, अपशिष्ट, ये सभी। तो सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो कि पदार्थ को छोटे घटकों में बदल देते हैं, और एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों को अपघटन नहीं होता है। तो देखिए कचरा दो प्रकार का है, तो एक तो जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत। तो जैव निम्नीकृत जो सड़ गल जाते हैं, और अजैव निम्नीकृत जो आसानी से सड़ते गलते नहीं है। तो इनको दो भागों में बांट दिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक, कचरा प्रबंधन की क्या विधियां हैं। तो जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नीकृत पदार्थ जैसे कचरा है, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा में खाद में बदल दिया जाता है। और सीवेज, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? सीवेज उपचार, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र के द्वारा संशोधित यानी कि उसको साफ की जाए। तो सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे गटर का जो पानी है उसका पहले ट्रीटमेंट कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, उसके बाद ही उसको हमारे जो प्राकृतिक जलाशय में उनमें छोड़ा जाए, यानी तालाब, नदी में छोड़ा जाए। जिससे क्या होगा? हमारे जो पीने योग्य जो पानी है वो खराब नहीं होगा। कूड़ा भराव, जैसे कहीं निचला इलाका है तो वहाँ पे कचरा डाल के हम क्या कर सकते हैं? उसको दबा सकते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन का लेवल बना सकते हैं। कंपोस्टिंग क्या है? जैविक कचरा होता है उसको गड्ढे में भर दिया जाता है और खाद में बदल दिया जाता है, 3-4 महीने में वो खाद में बन जाएगा। एक होता है रिसाइकलिंग और रीयूज, तो पुनर्चक्रण, यानी कि अजैव निम्नीकृत पदार्थ जैसे कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग कैसे है? ये एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे अखबार से लिफाफे बनाना। भस्मीकरण क्या है? तो ये एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया जिसमें थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कचरे को राख में बदल देता है, और मुख्य रूप से इसका उपयोग अस्पतालों के जैविक कचरे को निपटान के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमने जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट से संबंधित, परीक्षा में इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप ये जो है महत्वपूर्ण वीडियो लगा होगा आपको। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक आपके समझाने का प्रयास किया। फूड जाल, फूड वेब, ऊर्जा का 10% नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जो है 10% ही प्रवाहित होती है, 90% ऊर्जा हास हो जाती है, वो उसी पोषी स्तर द्वारा काम में आती है। तो आई होप महत्वपूर्ण जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और सारे जो कंटेंट है, सारे जो इसमें जटिल वर्ड थे वो मैंने यहाँ पे सरल करने का प्रयास किया। थैंक यू, जय हिंद।